गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, जो कि होम साइंस का दूसरा नाम है, उसका हम पार्ट 2 स्वयं को समझना पढ़ने वाले हैं। स्वयं को समझना पार्ट 2 को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पार्ट ए है मुझे मैं कौन बनाता है। पार्ट 2 स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। पार्ट 3 पहचान पर प्रभाव स्वयं बोध का विकास हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्ट ए मुझे मैं कौन बनाता है। इस पार्ट को पढ़ने के हमारे उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य है स्वयं को जानने का महत्व तथा स्वयं की सकारात्मक अनुभूति के विकास के महत्व का विवेचन करने में हम सक्षम हो जाएंगे कि स्वयं को जानने का महत्व, कि हमें खुद को क्यों जानना है, क्या ज़रूरी है कि हम खुद को पहचानें, हमारी खुद की आइडेंटिटी बनाएं, खुद को पहचानें कि हमारी समाज में क्या स्थिति है, हमारे परिवार में हमारी क्या स्थिति है, ये जानना क्यों ज़रूरी है। और अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको अनुभव करना और उसको डेवलप करना, यह क्यों ज़रूरी है, इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम जान जाएंगे। दूसरा उद्देश्य इस पार्ट को पढ़ने का हमारा है उन कारकों की सूची बनाने में जो स्वयं की पहचान तथा स्वयं के विकास पर प्रभाव डालते हैं, कि जो हमारे खुद की पहचान, हमारी आइडेंटिटी को पहचानने में, हमारी आइडेंटिटी को ढूंढने में, खोजने में हमारी मदद करते हैं और हमारी खुद की डेवलपमेंट पर जो प्रभाव डालते हैं, उन कारकों की हम सूची बना पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी डेवलपमेंट में हेल्पफुल हैं, हमारी मददगार हैं, और क्या चीज़ें हैं जो हम स्वयं की आइडेंटिटी के लिए डेवलप कर सकते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम समझ जाएंगे। तीसरा उद्देश्य इस पाठ को पढ़ने का है यह विश्लेषण करने में कि किशोरावस्था में स्वयं की पहचान तथा उनके विकास के लिए स्वयं को जानना महत्वपूर्ण है। हम यह विश्लेषण कर पाएंगे कि किशोरावस्था में ही क्यों हम अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप की पहचान बनाते हैं, और उसका विकास क्यों ज़रूरी है, यह हम इस पाठ में समझ जाएंगे। लास्ट ऑब्जेक्टिव इस पाठ को पढ़ने का है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान स्वयं के विशेषताओं का वर्णन करने में। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम समझ जाएंगे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में हम किस किस तरीके से भिन्न रहे हैं, किस तरीके से हमारी मानसिक स्थिति अलग रही है, किस तरीके से हमारी शारीरिक बनावट अलग रही है, हमने किस तरीके से डेवलपमेंट किया है, और हम किशोरावस्था में ही सबसे ज़्यादा खुद को खोजने में क्यों आतुर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हम किशोरावस्था में ही सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढते हैं, अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पाठ से पढ़ेंगे। कुछ परिभाषाएं हैं जो कि ज़रूरी हैं। स्वयं, पहचान, व्यक्तित्व। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने स्वयं, पहचान, व्यक्तित्व, इन सब की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, फिर भी ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वयं को परिभाषित किया गया है, स्वयं को व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र या व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम सेल्फ को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्तित्व का कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई स्पेसिफिक बिहेवियर उसको बताता है कि वो क्या है। दूसरा है आइडेंटिटी, पहचान। दूसरे लोग जो किसी व्यक्ति में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर देखते हैं या उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व देखते हैं, उससे वो उसको पहचान पाते हैं कि वह इंसान क्या है, क्यों है, कैसा है। तीसरा है पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को उन विशेषताओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को दूसरों से अलग करता है। पर्सनैलिटी में आती है हमारी फिज़िकल अपीयरेंस, हमारी मेंटल डेवलपमेंट, हमारी इमोशनल, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में आती है। तो कुछ विशेषताओं का समूह, ग्रुप, उसको क्या कहा गया है, हमारी पर्सनैलिटी कहा गया है। अब हम सबसे पहले जानेंगे स्वयं क्या है। व्हाट इज़ सेल्फ। स्वयं का अर्थ है कि यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से भिन्न बनाती हैं। स्वयं का क्या अर्थ है, मैं अपने आप में यह अनुभव करूं, यह फील करूं कि मैं कौन हूं और कौन सी चीज़ें मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है, भिन्न बनाती हैं, वो क्या कहलाता है, स्वयं। किशोरावस्था की उम्र में बालक बालिकाएं अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, हम कौन हैं, मुझे कौन सी बातें अन्य से भिन्न बनाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किशोरावस्था ऐसी अवस्था है
जिसमें बहुत सारे हम चेंजेस फील करते हैं। इसी अवस्था में व्यक्ति को अपनी पहचान बनाना कि वो क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, क्या स्थिति है उसकी उसके परिवार में, इस सब को खोजने लग जाता है। किशोरावस्था है बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था। इस अवस्था में किसी अन्य अवस्था की तुलना में हम स्वयं को परिभाषित करने की अधिक कोशिश करते हैं। स्वयं की अनुभूति का अर्थ है यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बातें हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। स्वयं की अनुभूति मतलब अपने ही बारे में जानना, अपने ही बारे में सोच विचार करना, खोजना कि मैं क्या हूँ, यह एक्सपीरियंस करूँ कि मैं कौन हूँ और कौन सी चीज़ें मुझे दूसरे से भिन्न बनाती हैं। स्वयं के विभिन्न आयाम हैं। स्वयं को 2 आयामों में बांटा गया है, व्यक्तिगत आयाम और दूसरा सामाजिक आयाम। व्यक्तिगत आयाम को फिर फर्दर 4 आयामों में बांटा गया है, शारीरिक आयाम, भावनात्मक आयाम, मानसिक आयाम और आध्यात्मिक आयाम। सबसे पहले हम व्यक्तिगत आयाम के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत आयाम होता है किसी भी व्यक्ति का पर्सनली, कि वो अकेला, वो उसके क्या फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिज़िकली वो कैसा दिखता है, मेंटली वो क्या सोचता है, क्या उसकी इमोशनल फीलिंग्स हैं, क्या उसके विचार हैं, आध्यात्मिक विचार हैं। सबसे पहले है शारीरिक आयाम। व्यक्ति के शारीरिक गुण, क्षमता और कौशल उसके शारीरिक आयाम का निर्माण करती है। कि शारीरिक आयाम का निर्माण कौन करता है, कि क्या है उसके शारीरिक गुण, वो देखने में कैसा है, हेल्थ उसकी कैसी है, क्षमता किसी कार्य को करने में कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, और कौशल कितने अच्छे तरीके से वो किसी कार्य को कर पाता है। ये सारी चीज़ें शारीरिक आयाम के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है भावनात्मक आयाम। भावनात्मक आयाम या तो अंदर के हमारे किसी बिहेवियर एक्सपीरियंस से या कोई बाहर कोई स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण हमारे अंदर ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे किसी चीज़ को देखकर किसी के प्रति प्रेम आना, किसी चीज़ को देखकर ईर्ष्या होना, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे हमें भय लगे, ये सारी चीज़ें भावनात्मक आयाम के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है मानसिक आयाम। मानसिक आयाम किसी व्यक्ति के मानसिक आयाम का तात्पर्य है उसकी बुद्धि, विचारों, धारणाओं और इच्छा शक्ति आदि से, कि मेंटल स्थिति उसकी कैसी है, क्या उसकी मानसिक स्थिति है, किसी व्यक्ति के बुद्धि का लेवल क्या है, वो इंटेलिजेंट है, उसको कम समझ आता है या वो जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेता है, क्या उसके मन में दिमाग में विचार चलते रहते हैं, वो क्या किसी चीज़ को लेकर धारणाएं बनाता है, कितनी उसकी इच्छा शक्ति है, ये सारी चीज़ें मानसिक आयाम के अंतर्गत आती हैं। चौथा है आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयाम व्यक्ति की भीतरी शक्ति एवं ऊर्जा है। हमारे अंदर किसी कार्य को करने की ऊर्जा, जो शक्ति हमारे अंदर आती है वो आध्यात्मिक आयाम कहलाती है। इसे आंतरिक आवाज़ के रूप में भी समझा जा सकता है कि किसी कार्य को करने से पहले हमारे अंदर ही मन में ही एक इच्छा उत्पन्न होती है या एक आवाज़ आती है कि हमें यह कार्य करना चाहिए या नहीं, कि यह कार्य करने से हमें अच्छा लग सकता है या इस कार्य को करने का अंजाम गलत हो सकता है। ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक आयाम के अंतर्गत आती हैं। स्वयं का दूसरा आयाम है सामाजिक आयाम। स्वयं की समझ और दूसरों के प्रति जागरूकता सामाजिकरण की एक प्रमुख विशेषता है, कि हम अपने बारे में कितना समझते हैं कि हम क्या हैं, क्या नहीं हैं, और दूसरों के प्रति जागरूकता सामाजिकरण की एक प्रमुख विशेषता है, कि हम दूसरों के बारे में कितने जागरूक हैं। ये सामाजिकरण की एक प्रमुख विशेषता है। आत्म ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ पैदा होता है, लेकिन यह वह भाव है जो व्यक्ति स्वयं पैदा करता है और विकसित करता है। इसका क्या मतलब है? आत्म ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ पैदा होता है। इसका मतलब है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं कि हमें यह बनना है या नहीं बनना है, ये चीज़ें हमारे पैदा होते के साथ हमें हेरिडिटरी नहीं मिलती हैं। ये हम अपने विचार अपने आप बड़े होते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे अपने बारे में स्वयं को खोजते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम। स्व संकल्पना और आत्मसम्मान ये आपस में कैसे संबंधित हैं, ये क्या मतलब है स्व संकल्पना और आत्मसम्मान का। आत्मसम्मान को हम स्वाभिमान भी बोलते हैं। स्व संकल्पना और स्वाभिमान पहचान के तत्व हैं, आइडेंटिटी के तत्व हैं। ये आइडेंटिटी के अंतर्गत ही आते हैं स्व संकल्पना और स्वाभिमान। स्व संकल्पना, कल्पना एक व्यक्ति का विवरण है, मैं कौन हूँ। कल्पना, क्या हम सोचते हैं कि किसी व्यक्ति का विवरण, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाना कि वह क्या है।
मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, क्या कल्पना करती हूँ कि मैं कौन हूँ, वह क्या कहलाती है? स्व संकल्पना। अपने बारे में अपनी विचारधारा बनाना, अपने बारे में अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेना कि मैं क्या हूँ, वह कहलाती है स्व संकल्पना। इस बात की संकल्पना में हमारी विशेषताएं, अनुभूतियाँ और विचार और हम क्या करने में सक्षम हैं शामिल होती हैं। कि क्या मेरी विशेषताएं हैं, क्या मेरे में अच्छाइयाँ हैं, क्या मैं अपने बारे में विचार रखती हूँ, मैं क्या चीज़ें करने में सक्षम हूँ और कितने अच्छे तरीके से उस कार्य को कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? स्व संकल्पना के अंतर्गत। स्व संकल्पना का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्वाभिमान है, जिसे हम आत्मसम्मान भी बोलते हैं। उनको जिन्हें हमने अपने लिए तय किया है के अनुसार हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा स्वाभिमान कहलाता है। कि कुछ चीज़ें हम अपने लिए सेट कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि हमें यही काम करना है, इसी चीज़ के अंतर्गत करना है, एक दायरा बना लेते हैं अपने लिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हैं। उससे हटकर या उससे आगे जाकर हम वह काम नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? अपना स्वाभिमान। तो ये हम खुद से तय करते हैं, स्वाभिमान वही कहलाता है। हमारे समाज से प्रभावित होता है। स्वाभिमान एक व्यक्ति का स्वयं मूल्यांकन है, कि खुद को अपने आप इवैल्यूएट करना, अपने आप को मूल्यांकन करना, अपने बारे में मूल्यांकन करना स्वाभिमान कहलाता है। लोगों का स्वयं के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति कौन होते हैं? जो आशावादी होते हैं, स्वयं को अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, अपनी क्षमताओं में विश्वास रखते हैं, इस बात की चिंता नहीं करते कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। सकारात्मक आत्मसम्मान वाले लोग आशावादी होते हैं। आशावादी मतलब वो आशा रखते हैं कोई भी कार्य मिल जाए, ये नहीं सोचते कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। वो आशावादी होते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, चाहे अभी नहीं, चाहे कल कर लूँ, चाहे परसों कर लूँ, हाँ कि मुझसे ये पॉसिबल है। वो अपनी क्षमताओं में, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी पर विश्वास रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं। ऐसे व्यक्ति सकारात्मक आत्मसम्मान वाले होते हैं। वहीं पर नकारात्मक आत्मसम्मान वाले व्यक्ति होते हैं निराशावादी, अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं रखते, वह अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहते हैं, वह दूसरों की तरह बनना या दिखना चाहते हैं। हमेशा इस बात की चिंता में रहते हैं कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो इस तरीके से हम दो तरह के आत्मसम्मान देखते हैं किसी भी व्यक्तित्व में, सकारात्मक आत्मसम्मान और नकारात्मक आत्मसम्मान। अब आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर में। पहचान क्या होती है? व्हाट इज़ आइडेंटिटी? पहचान को व्यक्ति की स्वयं के प्रति मानसिक छवि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात ऐसी छवि जिसमें वह यह निर्धारित कर सके कि वह कौन है, कि व्यक्तित्व अपने बारे में यह डिसाइड कर सके, यह निर्धारित कर सके कि वह कौन है, उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। आइडेंटिटी पहचान दो प्रकार से परिभाषित हो सकती है, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान। इसका तात्पर्य व्यक्ति की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। व्यक्तिगत पहचान क्या होती है? जो उसे दूसरे व्यक्तियों से अलग बनाती है। जैसे एक उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत स्वरूप को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए कुछ लोग अपने आप को स्वस्थ सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं? जिम जाने लग जाते हैं, संतुलित भोजन करने लग जाते हैं। तो वो अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं, ये उसकी एक व्यक्तिगत पहचान है। वहीं सामाजिक पहचान क्या होती है? इसका तात्पर्य उन क्षमताओं तथा योग्यताओं से है जो किसी व्यक्ति को उसके समाज से जोड़ने तथा समाज में एक अलग पहचान बनाने में मदद करती है। कि किसी भी व्यक्ति को समाज में कैसे जोड़े, किस तरीके से उसकी पहचान बनाए, उस चीज़ में जो मदद करे वह उसकी सामाजिक पहचान कहलाती है। जैसे हम क्या है, कोई भी व्यक्ति है जो भारत में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, वह भारतीय है, और इंडिया के अंदर किस स्टेट में रह रहा है, वो अपने कल्चर को या अपनी संस्कृति को फॉलो करता है। तो मान लो कोई पंजाब में रह रहा है तो वो पंजाब की संस्कृति फॉलो करेगा, और इस तरीके से उसकी सामाजिक पहचान क्या बन जाएगी? वह एक भारतीय है जो कि एक पंजाबी भी है, तो यह उसकी एक सामाजिक पहचान बन गई है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी दो तरीके की हो सकती है, एक व्यक्तिगत पहचान और दूसरी सामाजिक पहचान। अब हम आगे बढ़ेंगे स्व संकल्पना और पहचान के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन सी चीज़ें हैं जो इनको प्रभावित करती हैं, इनके विकास में बाधा ला सकती है या उसको बढ़ावा दे सकती है। पहला है आयु। व्यक्ति की स्वयं संकल्पना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो बाल्यावस्था से शुरू होती है और किशोरावस्था के दौरान अपने चरम पर होती है।
कि स्व संकल्पना अपनी पहचान। बच्चा बचपन से ही स्टार्ट कर देता है अपने आप को पहचानना, और यह सबसे ज़्यादा अपने आप की पहचान बनाना, ढूंढना, खोजना, यह सबसे ज़्यादा किस टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है? किशोरावस्था की उम्र में। दूसरा है लिंग। विभिन्न अध्ययनों के उपरांत यह देखा गया है कि 12 वर्ष की आयु के बाद लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की स्व संकल्पना थोड़ी निम्न स्तर हो जाती है। कि एज भी मैटर करती है, लिंग भी मैटर करता है, जेंडर मैटर करता है कि 12 साल के बाद लड़कियां अपनी स्व संकल्पना, अपनी पहचान बनाने में इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड, इतनी ज़्यादा उत्तेजित नहीं होती जितने कि लड़के होते हैं। धीरे धीरे उनकी स्व संकल्पना को ढूंढने की, अपने आप की आइडेंटिटी ढूंढने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तीसरा है शिक्षा। उचित शिक्षा व्यक्ति की स्व संकल्पना तथा पहचान के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो अपने आइडेंटिटी बनाने में कामयाब होते हैं। वह दूसरों से किसी एक्सपीरियंस लोगों की गाइडेंस के अंतर्गत आकर अपनी व्यक्ति की सकारात्मक अवधारणा बनाने में सहायक होता है। तो शिक्षा का प्रभाव अच्छा पड़ता है स्व संकल्पना और पहचान के विकास के लिए। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया व्यक्ति की स्व संकल्पना के विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। शारीरिक छवि संभवतः एक ऐसा पहलू है जो मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचारित किए गए विज्ञापनों के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है। हम क्या करते हैं, मीडिया क्या है? टेलीविज़न है, मूवीज़ हैं, जो भी चीज़ें हम मीडिया में देखते हैं, कहीं न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं, आकर्षक चीज़ें देख रहे हैं, आकर्षक एड्स देख रहे हैं, उनको देखकर हम सोचते हैं कि हमारा शरीर, हमारा फेस, हमारे हेयर्स वैसे ही बन जाएं, और हम उनकी तरफ इतने आकर्षित हो जाते हैं कि अपने खान पान में, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। और एट द एंड क्या होता है? वो तो चीज़ें फेक होती हैं, दिखावा होता है जो मीडिया में दिखाया जाता है, और हम उनके जैसे नहीं बन पाते। तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद के रूप में ये चीज़ें सामने आती हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो स्व संकल्पना और पहचान के विकास को प्रभावित करती है वह है संस्कृति। व्यक्ति की संस्कृति का भी स्व संकल्पना पर, आत्मसम्मान की भावना के निर्माण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संस्कृति कैसे? जैसे मान लो किसी के घर में किसी को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वह व्यक्ति ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिलेगा, आत्मविश्वासी मिलेगा, बजाय कि ऐसे परिवार में पलने वाला बच्चा जिसको स्वतंत्रता नहीं दी जाती, वह बच्चा ज़्यादा आत्मविश्वासी नहीं बनेगा। तो संस्कृति, हमारा कल्चर भी हमारी स्व संकल्पना और पहचान के विकास को प्रभावित करते हैं। लास्ट है मित्र समूह, पीयर ग्रुप। व्यक्ति के मन में स्वयं की छवि उसके मित्रों की स्वीकार्यता के आधार पर भी निर्धारित होती है। कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारा फ्रेंड ग्रुप है, हम जिसमें उठते बैठते हैं, वो चीज़ें भी हमारी स्व संकल्पना और पहचान को प्रभावित करती है। हम कोशिश करते हैं कि हम वैसे ही बने जैसे हमारे दोस्त हैं, जहाँ पर हम उठते बैठते हैं वो हमारी आइडेंटिटी को स्वीकारें, और धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी वैसे ही बनने लग जाती है। यहाँ पर हमारा पार्ट ए सेकंड चैप्टर का स्वयं को पहचानना ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तक से देखकर अपनी नोटबुक में उन क्वेश्चंस को उतार लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।